गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिज़िक्स का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। बट इससे पहले एक चीज़ छोटी सी वेक्टर में से रह गई थी जो कि इम्पॉर्टेंट है और मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले वो मैं लिख लेता हूँ और आप ये चीज़ नोट कीजिए अपने वेक्टर चैप्टर के अंदर, ठीक है? वहीं पे नोट करना है इसको। मैं आपको वो चीज़ समझाता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो देखिए, जो एरिया है ना, एरिया ऑफ अ बॉडी, किसी भी अगर आप किसी भी चीज़ का, किसी बॉडी का एरिया निकालते हो तो एरिया इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये बताना था। एरिया इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है? और इसकी डायरेक्शन भी होती है। तो पहले हम ये देखते हैं कि एरिया वेक्टर क्वांटिटी कैसे है, फिर हम डायरेक्शन निकालेंगे इसकी। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक स्क्वायर है, ये है साइड ए बी सी डी और साइड ए है, स्क्वायर साइड ए, और इसका नाम दे दिया हमने ए बी सी डी। तो देखिए इसका मैं एरिया निकालता हूँ। एरिया, अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए बी वैक्टर क्रॉस ए डी वैक्टर, क्योंकि ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेंथ है, और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेंथ है, ठीक है? तो ए बी क्रॉस ए डी, तो मैं इसको लिख दूंगा ए बी कितना है, ए इंटू साइन 90 डिग्री, दोनों में एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो ये आ गया ए स्क्वायर। अच्छा, एन कैप लगा देता हूँ साथ में क्योंकि इसकी डायरेक्शन है। अब डायरेक्शन कैसे लेनी है ये तो समझ आ गया होगा कि ये मेरा जो एरिया है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन कैसे लेनी है। डायरेक्शन मैंने कहा था कि जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो किसी भी एक जो पहला वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन में अपना हाथ रखिए ऐसे, और अपनी उंगलियों को उधर घुमाइए जिधर दूसरा वेक्टर है। तो एरिया ऊपर, तो एरिया वेक्टर आ गया ऊपर की तरफ, ठीक है? इधर ए बी है, क्रॉस ए डी ऊपर की तरफ, तो ए बी क्रॉस ए डी, तो एरिया वेक्टर आउट ऑफ द प्लेन आ गया, प्लेन ऑफ द पेपर, बाहर की तरफ, ठीक है? तो ये मेरे पास आ गया आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर एंड परपेंडिकुलर टू इट, इसी के परपेंडिकुलर है। दूसरा देखिए, अब बच्चा पूछ सकता है सर मैं तो एरिया ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए डी वैक्टर क्रॉस ए बी वैक्टर, ए डी क्रॉस ए बी, तो मैंने कहा लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ए इंटू साइन 90 दैट इज़ इक्व टू ए स्क्वायर। तो बच्चा बोलेगा इससे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो मैंने बोला ठीक है हो जाएगी, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? मैं ए डी क्रॉस ए बी करूँगा तो ये मेरा ए बी आ गया, ऐसे मैं अपनी उंगलियों को घुमाता हूँ ए बी की तरफ तो अंगूठा नीचे चला गया, तो नीचे की तरफ इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, तो डायरेक्शन आ गई into the plane of paper, into the plane of paper and perpendicular to it, और इसी के परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि जब भी हम एक ओपन सरफेस लेते हैं, ओपन सरफेस, जैसे ओपन सरफेस आगे, ओपन सरफेस की अगर मैं बात करूं तो जैसे स्क्वायर आ गया, रेक्टेंगल आ गई, ट्रायंगल आ गई, जैसे मेरे पास सर्कल आ गया, ये सारे ओपन सरफेस कहलाते हैं। तो इनकी जो डायरेक्शन होती है ना, डायरेक्शन होती है वो आप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो, बाहर भी अंदर भी, ठीक है? अंदर बाहर किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो, बट नॉर्मल टू द सरफेस होनी चाहिए, ठीक है? नॉर्मल टू सरफेस या परपेंडिकुलर टू सरफेस, आइदर आउटसाइड और इनसाइड, आइदर आउटसाइड और इनसाइड, मतलब ऐसे बाहर की तरफ या पीछे की तरफ, इनसाइड। तो मतलब जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, मान लीजिए ये मेरा एक सरफेस है, तो जो इसका एरिया, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है एरिया, इसका एरिया वेक्टर या तो इधर है या इधर है, आप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? ओपन एरिया में चाहे आप इधर मानिए चाहे आप इधर मानिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है?
क्लियर है। अब हम क्लोज सरफेस की बात करते हैं। क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें मेरे पास आ जाता है क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, ये सारी चीज़ें। तो जो इनका एरिया वेक्टर होता है वो होता है, जैसे ये स्फीयर है तो ये नॉर्मल टू द सरफेस एंड आउटवर्ड, ऐसे। अगर मैं यहाँ पे एक स्फीयर की बात करता हूँ, सॉरी क्यूब की बात करता हूँ, तो ऐसे ये क्यूब है मेरे पास एक, और इसका जो एरिया वेक्टर है हर एक सरफेस का वो होता है ऐसे। वो हमेशा आपको बाहर ही लेना है, ठीक है। तो आउटवर्ड नॉर्मल टू एरिया, ठीक है। तो क्लोज सरफेस में क्यूब, क्यूबॉइड और स्फीयर जैसी चीज़ों में ये एरिया वेक्टर होता है जो वो बाहर की तरफ लेते हैं, और ओपन सरफेस में आप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो, ठीक है। और ये नॉर्मल टू द सरफेस होना चाहिए, ये सारे के सारे एंगल 90 डिग्री होने चाहिए। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं, मैं थोड़ा सा किसी और पेज पे समझाता हूँ, आप नोट्स बना लेना इसके अच्छी तरह। इसके बाद है हमारे पास वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसी चीज़ है, वेक्टर है कि स्केलर क्वांटिटी है। वॉल्यूम, वॉल्यूम, तो जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी। ये कैसे स्केलर क्वांटिटी है, देखिए जैसे मान लीजिए मेरे पास एक क्यूब है या क्यूबॉइड है, इसकी मेरे को वॉल्यूम निकालनी है। ये आ गई इसकी लेंथ, ये ब्रेड्थ और ये हाइट। अगर मान लीजिए वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यही होती है ना। अच्छा, मैं पहले इसकी लेंथ इंटू ब्रेड्थ ये चीज़ इसका एरिया निकालता हूँ। तो मुझे पता है कि एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मान लीजिए वेक्टर क्वांटिटीज हैं दोनों। लेंथ इंटू ब्रेड्थ मेरे पास आ गया एल बी साइन 90, तो मेरे पास एल बी आ गया, और इसकी डायरेक्शन भी लूँगा मैं। अगर मैं एल क्रॉस बी कर लूँ तो बाहर की तरफ भी आ सकता है, एरिया वेक्टर अंदर की तरफ भी आ सकता है। तो मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये मैं सिर्फ एल और बी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं पूरे क्यूब की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ इस ऊपर वाले एरिया की बात कर रहा हूँ, इसकी। तो इसका एरिया वेक्टर मैं बाहर भी ले सकता हूँ और अंदर भी ले सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं पूरा क्यूब कंसिडर करता हूँ तो वो हमेशा बाहर होता है। अगर मैं सिर्फ एरिया की बात करता हूँ तो अंदर और बाहर दोनों आ सकता है। मैं सिर्फ एक सरफेस की बात निकाल रहा हूँ, ठीक है, एक सरफेस। तो ये अंदर बाहर किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं। अब देखिए ये जो हाइट है ये एच वेक्टर है, ये तो नीचे की तरफ है, तो ये वेक्टर है इस डायरेक्शन में, और एरिया वेक्टर भी है इसी डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे के पैरेलल आ गए। तो अब मैं एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करता हूँ, तो जो इसकी डायरेक्शन आती है वो आती है अलोंग एच वेक्टर, ठीक है। तो मतलब अलोंग एच वेक्टर आती है, और जब दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो उनका कौन सा प्रोडक्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अगर मैं इनका डॉट प्रोडक्ट करता हूँ तो मेरे पास कौन सी क्वांटिटी निकल के आती है, तो मेरे पास आ जाएगी स्केलर क्वांटिटी। तो मैं पहले ये करके दिखाता हूँ, एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो मेरे पास एल बी आ गया, ठीक है। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, एन कैप मैंने इसके साथ लगा दिया क्योंकि इसकी एक डायरेक्शन है। मैं सिर्फ एक एरिया की सरफेस, इस एरिया के वेक्टर की बात कर रहा हूँ, तो वो मैंने मान लीजिए नीचे मान लिया, तो इसी डायरेक्शन में एच है, तो मैं इसका डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ, एल बी एन कैप डॉट एच एच वेक्टर, ठीक है। ये वेक्टर और ये वेक्टर अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है वॉल्यूम, और वो है एल बी एच। क्यों है, क्योंकि इन दोनों में एंगल ज़ीरो है। तो एंगल ज़ीरो जब होता है, क्योंकि देखिए ये वेक्टर और ये वेक्टर पैरेलल हो गए। यहाँ अगर इसमें कन्फ्यूजन होती है तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, इसको छोड़िए, अगर आप इस वेक्टर को मान लीजिए,
मैंने आपको बताया था कि बाहर होता है। अगर मैं इस वेक्टर को भी मान लूँगा, ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों वर्टिकली ऑपोजिट है एक दूसरे के, बिल्कुल ऐसे, तो दोनों में एंगल कितना है 180 डिग्री। जब 180 डिग्री है तो इसका साइन थीटा लोगे तो वो 0 आ जाएगा, और कॉस थीटा लेंगे, कॉस 180 होता है -1, इसीलिए इनका मेरे को डॉट प्रोडक्ट ही करना पड़ेगा। तो डॉट प्रोडक्ट होता है जो, वो हमेशा आपको क्या देता है, स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए वॉल्यूम इज अ स्केलर क्वांटिटी, वॉल्यूम इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, सिंपल, मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ इसको। मैं अगर सिर्फ ऊपर वाले एरिया की बात करूँ L क्रॉस B, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट करने पे मेरे को एरिया मिलेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री है, ये साइड और ये साइड दोनों 90 डिग्री पे हैं। तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट करने पे मेरे को ये एरिया वेक्टर मिल गया जो कि वर्टिकली ऑपोजिट है। वर्टिकली ऑपोजिट नहीं मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, ऐसे बाहर की तरफ। और अगर मेरे को इसकी वॉल्यूम निकालनी है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम एरिया को हाइट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको वॉल्यूम मिल जाती है, जैसे सिलेंडर की होती है पाई r² इंटू h। तो ये जो सर्कल है, इस सर्कल के एरिया को अगर आप हाइट ऑफ द सिलेंडर के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर मिल जाएगी। तो मान लीजिए कि ये जो टॉप सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर मैंने बाहर की तरफ ले लिया, और ये जो हाइट वेक्टर है h वेक्टर, वो नीचे की तरफ है ऐसे, ये h वेक्टर नीचे की तरफ है, तो दोनों में एंगल हो गया 180 डिग्री। तो जब मैं इसका वॉल्यूम निकालूंगा तो मैं एरिया वेक्टर डॉट h वेक्टर करूँगा, डॉट ही करना पड़ेगा क्योंकि क्रॉस करूँगा तो वो 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं एरिया वेक्टर क्रॉस h वेक्टर करूँगा तो वो मेरे पास आएगा AH साइन 90 डिग्री, सॉरी साइन 180 डिग्री, क्योंकि दोनों में एंगल 180 है ना, तो ये 0 आ जाएगा। बट अगर मैं डॉट करूँगा तो हो जाएगा AH कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 माइनस होता है तो माइनस AH आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, यहाँ इस एरिया को सिर्फ, क्योंकि मैं ओपन एरिया की बात कर रहा हूँ सर्कल की, तो इसको मैं ऐसे भी मान सकता हूँ। मैं सिर्फ सर्कल की बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि वो ओपन एरिया है, तो ओपन एरिया का तो एरिया वेक्टर मैं किसी भी डायरेक्शन में ले सकता हूँ। आप बोलोगे ये नेगेटिव आ गया, तो ये नेगेटिव तो जस्ट मतलब समझने के लिए, अगर मैं एरिया की डायरेक्शन उल्टी ले लूँगा तो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम निकालता हूँ ये वेक्टर और ये वेक्टर लेके, तो जो वॉल्यूम है वो मेरी आ जाएगी एरिया वेक्टर डॉट h वेक्टर, और दोनों में एंगल है 0 डिग्री, तो वो आ गया AH, और एरिया कितना है पाई r² h, ऐसे ही यहाँ पे आ गया। ठीक है, होप आपको समझ आया होगा कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है और वॉल्यूम एक स्केलर क्वांटिटी है। ये आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है, ये भूलना नहीं है, +2 में ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है। ठीक है, तो अब हम अपने ओरिजिनल चैप्टर की तरफ चलते हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें हम लॉज ऑफ फिजिक्स डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, ऑल द क्वांटिटीज़ in which laws of physics can be described and which are measurable, जिनको आप मेज़र कर सकते हो। एग्जाम्पल लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। तो कुछ नॉन फिज़िकल भी हैं, जैसे आपकी खुशी, गमी, दोस्ती, प्यार, उनको आप मेज़र नहीं कर सकते, तो वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ नहीं होती। फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो हैं जिनको आप मेज़र कर सकते हो। ठीक है, तो ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ दो तरह की होती हैं, 2 टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। ठीक है, पहली है, दोज आर कॉल्ड फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़। ये फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ कौन सी हैं? जो सबसे सिंपल है और जिनको फर्दर आप ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ ऐसे कह लीजिए, विच डू नॉट डिपेंड अपॉन
एनी डिपेंड अपॉन एनी अदर क्वांटिटी, एनी अदर क्वांटिटी जो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, और आप कह सकते हो जिनको विच कैनॉट बी ब्रोकन फर्दर। ये क्या मतलब है इसका भी मैं बताता हूँ। फर्दर जिनको आप आगे ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, लेंथ, मास, टाइम। अब लेंथ है जो, वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, बेसिक क्वांटिटी है, इनको दूसरा नाम बेसिक क्वांटिटीज भी कहा जाता है, ठीक है। बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज भी कहते हैं इसको। तो लेंथ है, मास है, टाइम है। टाइम को आप फर्दर थोड़ी ना ब्रेक, टाइम किस चीज़ पे डिपेंड करता है, टाइम तो एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, ठीक है। तो लेंथ, और ये 7 होती हैं, 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। फिर हमारे पास आ जाता है करंट, फिर हमारे पास आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये एक एक चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है किसी भी लाइट की चमक कितनी है, ठीक है। कोई लाइट ज़्यादा चमकती है, कोई कम चमकती है। तो ये तो कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6, और 7वीं है जो दैट इज़ कॉल्ड अमाउंट ऑफ मैटर, जिसे आप मोल कहते हो। जैसे आप मोल मेजर करते हो ना, नंबर ऑफ मोल्स, तो दैट इज़ अमाउंट ऑफ मैटर। तो ये 7 क्वांटिटीज़ हैं। इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ होती हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, दैट इज़ कॉल्ड प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। इनको सप्लीमेंट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले जब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ बनाई गई थी तो ये 2 क्वांटिटीज़ बाद में ऐड की गई, इसीलिए इन्हें सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ बोला जाता है, ठीक है। तो इनके बारे में हम आगे जाके फिर डिस्कशन करेंगे। तो ये मान लीजिए कि ये 7 क्वांटिटीज़ प्लस 2, 7 प्लस 2, ये किसी पे डिपेंड नहीं करती, ये इंडिपेंडेंट है। तो डिपेंड करने वाली भी होती हैं, हाँ होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं, विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। एग्जाम्पल सबसे आसान है वेलोसिटी। देखिए जो वेलोसिटी है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, या इसको हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट है जो, देखिए डिस्प्लेसमेंट बेसिक लेंथ है एक, तो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और डिवाइडेड बाय टाइम, तो टाइम भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो 2 क्वांटिटीज़ को मिला के हमने एक तीसरी क्वांटिटी बना ली, वेलोसिटी, इसीलिए ये ड्राइव्ड बनती है, इसको ड्राइव्ड कहा जाता है, ठीक है। ऐसे ही अगर मेरे पास फोर्स आ जाए, तो फोर्स होती है मेरे पास मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और एक्सेलरेशन फर्दर आगे टूट के बनी हुई है, तो ये मास तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आ गई, तो ये आ गया, एक्सेलरेशन होती है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो ये सारी चीज़ें हैं जो दीज आर कॉल्ड ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। ये किसी 2 चीज़ों से मिलके बनी हुई हैं, जो फंडामेंटल हैं, फंडामेंटल से मिलके बनती हैं ये, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास यूनिट। यूनिट क्या चीज़ है, यहाँ देखिए यूनिट क्या चीज़ है, जब भी आपको कोई चीज़ मेज़र करनी होती है, ठीक है, तो आप एक आर्बिट्रेरी चूजन नंबर के साथ, जिसको स्टैंडर्ड इंटरनेशनली माना गया है, उसके साथ चीज़ को कंपेयर करते हो तो उसे हम यूनिट मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें मेजर करना है 1 किलोग्राम चीनी, तो कितनी चीनी को आप 1 किलोग्राम कहोगे,
ठीक है, इतनी को कितनी को हम 1 किलोग्राम कहेंगे। तो हमने एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि भाई इतने मास को हम 1 किलोग्राम बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे हमने डिफाइन कर लिया कि भाई ये 1 किलोग्राम है, तो पूरी दुनिया में वही 1 किलोग्राम चलता है, क्योंकि पूरी दुनिया में इंटरनेशनली उस चीज़ को, उस स्टैंडर्ड को माना जाता है, ठीक है। तो यूनिट क्या चीज़ है, यूनिट इज़ मतलब आप इसको ऐसे बोल सकते हो, एनी आर्बिट्ररी chosen number, arbitrarily chosen नंबर नहीं कहना चाहिए, नंबर तो एक अलग चीज़ है, एंड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड। Any arbitrary chosen and internationally accepted reference standard is called unit. एग्जाम्पल आप जानते हो, जैसे किलोग्राम आ गया, मीटर आ गया, सेकंड आ गया, ये सारे यूनिट्स हैं, ठीक है। तो आगे हम इसमें देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कितने तरह की यूनिट्स होती हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है CGS सिस्टम का इसे बोलते हैं गॉसियन सिस्टम, ठीक है। तो CGS सिस्टम में टाइम, लेंथ और मास, इन 3 चीज़ों को हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज माना है, ठीक है। और जो टाइम है उसको हम सेकंड में मेजर करते हैं, लेंथ को सेंटीमीटर में और मास को ग्राम्स में, ठीक है। तो कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर किया, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में, वो CGS सिस्टम कहलाता है, ठीक है। उसे हम CGS सिस्टम बोलते हैं। C सेंटीमीटर, G ग्राम, S सेकंड, इसीलिए इसको CGS नाम दिया गया। दूसरा जो सिस्टम है हमारे पास, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम नहीं है, ठीक है, ये पहले सिस्टम चलता था। दूसरा सिस्टम है FPS सिस्टम, ठीक है। इसमें भी हमने टाइम, लेंथ और मास को फंडामेंटल क्वांटिटीज माना गया है। टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं, लेंथ को हम फुट में मेजर करते हैं और मास को हम पाउंड्स में मेजर करते हैं, ठीक है। और ये जो सिस्टम है ये ब्रिटिश सिस्टम। तो देखिए हमारे भी देश में ब्रिटिशर्स ने कुछ राज किया है, तो उस वजह से हम अभी भी फुट में मेजर करते हैं बहुत सारी चीज़ें, कि भाई ये 5 फुट लंबा इसकी हाइट है 5 फुट 6 इंच, ये वो। तो ये सारी क्वांटिटीज़ ये ब्रिटिश सिस्टम की हैं, ठीक है, हमारी नहीं है। मतलब ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नहीं है, ये पर्टिकुलर एक एरिया की ये डायमेंशंस हो सकती हैं, ठीक है। तो तीसरी जो है दैट इज़ कॉल्ड MKS सिस्टम। MKS सिस्टम कहते हैं। ये इसमें भी तीनों टाइम, लेंथ और मास, 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। मास को हम सेकंड में मेजर करते हैं, लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है, और जो मास है उसको हम किलोग्राम में मेजर करते हैं। अब इसी MKS सिस्टम को चेंज करके हमने स्टैंडर्ड इंटरनेशनल SI सिस्टम बना दिया। SI सिस्टम ये वो स्टैंडर्ड है जिसको पूरी दुनिया में माना जाता है, और हम पूरी फिज़िक्स में आपके ये SI सिस्टम से ही पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी कभी कभी यूज़ आ सकती हैं, बट मेनली हमारा फोकस इसी चीज़ पे रहेगा, ठीक है, SI सिस्टम पे। तो ये जो MKS सिस्टम है, MKS इसी में कुछ चेंजेस करके हमने SI सिस्टम बना लिया, ठीक है। जो SI सिस्टम है उसका मतलब ये था, सिस्टम ये एक फ्रेंच वर्ड है, सिस्टम इंटरनेशनल,
इंटरनेट, इसीलिए इसको एसआई सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो एमके सिस्टम को हमने एसआई सिस्टम में मान लिया। इसमें जो है, इसमें हमने टाइम को मेजर किया सेकंड में ये एसआई यूनिट है इसकी, इसे एसआई यूनिट बोलेंगे हम, ठीक है। तो टाइम सेकंड में रहेगा, लेंथ है जो वो मीटर में रहेगी, जो मास है वो हमारा किलोग्राम में रहेगा, ठीक है। आगे भी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पढ़ेंगे, मैं आपको पूरी की पूरी बताऊंगा। ये सातों की सातों फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के एसआई यूनिट्स क्या हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम कि यूनिट हैं जो उनको लिखा कैसे जाता है यूनिट्स को, ठीक है। यूनिट्स लिखने का मेथड क्या आता है, हाउ टू राइट यूनिट्स, उसके कुछ रूल्स होते हैं। हाउ टू राइट यूनिट्स, हाउ टू राइट यूनिट्स, तो वो देखते हैं हम, ठीक है। जो यूनिट्स होती हैं उनको लिखने के लिए सबसे पहला रूल होता है यूनिट्स आर रिटन इन स्मॉल लेटर्स। स्मॉल लेटर्स, उनको हमेशा छोटे लेटर्स में लिखना है, जैसे। और दूसरा रूल क्या है, इफ़ यूनिट, ये यूनिट्स आर ऑन या आफ्टर द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट, किसी साइंटिस्ट के नाम पे है तो इसमें दो रूल रहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में या सिंबॉलिक फॉर्म में। सिंबॉलिक फॉर्म में कैपिटल लेटर यूज़ करेंगे, कैपिटल। एग्जाम्पल 5 न्यूटन, 15 केल्विन, ये दोनों साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है। और अगर फुल फॉर्म में लिखना है, फुल फॉर्म में, तो हम स्मॉल लेटर्स यूज़ करते हैं, जैसे एग्जाम्पल 5 न्यूटन, 10 केल्विन, ऐसे। तीसरा, इफ़ यूनिट्स आर नॉट आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट, आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट, अगर किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है तो आइदर कैपिटल और स्मॉल, सॉरी, या तो फुल फॉर्म में, आइदर फुल और सिंबॉलिक, कैसे भी आप लिखो, हमेशा आपको स्मॉल लेटर्स ही यूज़ करने हैं, स्मॉल लेटर्स, ठीक है। जैसे 5 मीटर, METER, और 5 स्मॉल m, तो आपको दोनों छोटे अक्षर ही यूज़ करने हैं। ये चीज़ समझ आई होगी। अगर तो किसी साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट, तो आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहे हो, सिंबल यूज़ कर रहे हो तो कैपिटल, और अगर पूरा लिख रहे हो तो स्मॉल। अगर वो नहीं है किसी साइंटिस्ट के नाम पे, तो चाहे आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो चाहे आप फुल फॉर्म में लिखो, वो हमेशा आप उसको स्मॉल लेटर्स में लिखोगे। चौथी चीज़, यूनिट्स एंड सिंबल्स नेवर यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, ठीक है। यूनिट्स एंड सिंबल्स नेवर यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म, आप कभी भी उनको प्लूरल फॉर्म में यूज़ नहीं करोगे। जैसे मान लीजिए 5 आवर, टाइम की यूनिट है, चाहे SI नहीं है बट कोई भी हो, बट फिर भी हम दिस इज़ करेक्ट, ये सही है, और 5 आवर्स दिस इज़ रॉन्ग। 5 मीटर ये करेक्ट है, 5 मीटर्स ऑफ लेंथ दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ राइट। तो आप कभी भी प्लूरल फॉर्म में यूज़ नहीं करोगे। पांचवा रूल, नो सॉलिडस। आप जैसे वेलोसिटी लिख रहा हूँ मैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, और दूसरा मेथड इसको 5 मीटर पर सेकेंड, दिस इज़ रॉन्ग दिस इज़ राइट, ऐसे लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते, ठीक है, यूनिट्स को। तो इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट रूल है, नो पंक्चुएशन। नो पंक्चुएशन, आप कभी भी पंक्चुएशन यूज़ नहीं करोगे। जैसे मान लीजिए मैं फोर्स लिख रहा हूँ, फोर्स है मेरे पास 5 न्यूटन मीटर,
यहाँ मैं लिखूँगा 5 न्यूटन मीटर, यहाँ मैं लिखूँगा 5 न्यूटन मीटर। ये गलत है, इसमें डॉट लगाया है मैंने तो ये रॉन्ग है, ये दोनों सही हैं। ठीक है, तो आप कभी भी पंक्चुएशन यूज़ नहीं करोगे। उसके बाद होता है हमारे पास ऑर्डर ऑफ अ यूनिट, ऑर्डर ऑफ अ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ अ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कि कोई मैग्नीट्यूड किस ऑर्डर का है। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि भाई 2 × 10⁻², तो इसका जो ऑर्डर है ना, इसके मैग्नीट्यूड का ऑर्डर वो 2 है। जैसे मैं लिख दूँ 2 × 10⁵, तो इसका जो ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड है, ऑर्डर दैट इज़ 5, ऑर्डर 5। तो ऑर्डर के भी रूल होते हैं, रूल्स फॉर ऑर्डर, रूल्स फॉर ऑर्डर। किसी भी आप मैग्नीट्यूड के ऑर्डर लिखने के लिए रूल्स होते हैं। तो पहला रूल है, इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 5, अगर नंबर 5 से बड़ा है तो, इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 5 इट टेक्स नेक्स्ट ऑर्डर, नेक्स्ट ऑर्डर, तो वो नया ऑर्डर में चला जाता है। ठीक है, तो लिखने का मेथड है दैट राइट इन यूनिटरी फॉर्म। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास है 2.4 × 10⁻6, ये यूनिटरी फॉर्म है, ऐसे लिखोगे आप। तो इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इज ऑर्डर 6 है इसका। अगर मेरे पास है 6.6 × 10⁻6, तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, ऑर्डर इज 7। ये कह रहा था मैं, इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 5, जैसे ये नंबर है जो 5 से बड़ा है, तो जो इसके पीछे 10 की जो पावर है वो एक नए ऑर्डर में चली जाएगी, एक स्टेप आगे चली जाएगी। और अगर वो 5 से छोटा है तो जो 10 की पावर है वही ऑर्डर रहता है। ठीक है, ये रूल्स होते हैं ऑर्डर के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम अपनी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उसी पे आते हैं और उनको देखते हैं। ठीक है, हमारी फंडामेंटल जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ थी, फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़, फिज़िकल क्वांटिटीज़, ये ऑर्डर वाली बात बहुत ज़्यादा नहीं पूछी जाती, बट मैंने आपको बता दिया ताकि कभी कोई पूछे तो आपको पता हो कि ऑर्डर क्या आता है। ऑर्डर होता है जो 10 की पावर होती है। ठीक है, किस ऑर्डर की है यूनिट, वो 10⁻1। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ 21, तो इसका ऑर्डर क्या है, अभी आपसे कोई पूछे तो इसका ऑर्डर है, पहले आप इसको ऐसे लिखो 2.1 × 10⁻1, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1, ऑर्डर हो गया 1। अगर आपसे कोई पूछे 2100, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2.1 × 10⁻3, तो इसका ऑर्डर क्या है, अभी इसका ऑर्डर है 3। इसीलिए ये चीज़ें, इसके यूनिट का ऑर्डर, मैग्नीट्यूड का क्या ऑर्डर है, 3। ठीक है, इसीलिए अगर आपने देखा होगा तो हर जगह आपको ऐसी चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी यूनिट। ठीक है, ऐसे नहीं लिखेगा कोई 21 × 10⁻2, क्योंकि इससे ऑर्डर नहीं पता चलता यूनिट का। ऑर्डर उसका यूनिटरी मेथड से ही पता चलता है, इसीलिए इन यूनिट्स को, इन क्वांटिटीज़ को, इन मेजरमेंट्स को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो आ गया हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, उनके बारे में हम बात करते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, तो ये मैंने आपको बताया था 7 होती हैं। सबसे पहले लेंथ, इसके यूनिट है मीटर, और इसके सिंबल्स होते हैं, कुछ सिंबल से इसे लिखा जाता है, सिंबल, ये यूनिट है। और यहाँ पे क्वांटिटी है, आप टेबल बना लीजिए ऐसे, क्वांटिटी। और पहली क्वांटिटी है जो, दैट इज़ लेंथ, यूनिट इसके मीटर है, और इसका सिंबल है जो, वो उसको एम से लिखते हैं। ठीक है, इसके सिंबल को, और इसके एक डायमेंशंस होते हैं, डायमेंशनल सिंबल, डायमेंशनल सिंबल, इसको एल से लिखते हैं हम। दूसरी जो चीज़ है दैट इज़ मास, यूनिट इसके हैं किलोग्राम, किलोग्राम, सिंबल इसका केजी, और डायमेंशन है इसके एम। डायमेंशन भी मैं बताऊंगा आपको क्या चीज़ होती है। इसके बाद है टाइम, यूनिट इसके सेकंड, लिखा जाता है इसको स्मॉल एस से।
टाइम के डायमेंशन T, 4, टेम्परेचर, यूनिट इसके केल्विन, लिखा जाता है इसको K से, कैपिटल K से, और डायमेंशन है इसके, इसको भी डायमेंशन भी K से लिखते हैं हम, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास करंट, यूनिट है इसके एम्पियर, ठीक है, और इसको लिखा जाता है A से, ठीक है। और जब हम इसके डायमेंशंस लिखेंगे वो भी A लिखेंगे। 6, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी यूनिट है इसके कैंडेला, CD से लिखते हैं इसको, डायमेंशन भी इसके CD से आ जाएंगे। 7, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बाद आता है हमारे पास अमाउंट ऑफ मैटर, यूनिट है इसके मोल, MOLE, सिंबल है इसका MOL, और यूनिट डायमेंशन भी इसकी MOL से ही हम लिखते हैं, MOL डॉट ऐसे। तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ आ गई, और उनके यूनिट्स हैं ये सारे जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है। ये यूनिट्स कौन से हैं? SI। ये आपको याद रखनी है, सातों की सातों कौन कौन सी हैं, हमेशा आपको याद रहनी चाहिए। इसके अलावा 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हैं। वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन सी हैं? देखिए सप्लीमेंट्री यूनिट्स, उसमें पहला है प्लेन एंगल। जैसे आप कोई एंगल मेजर करते हो, ये तो मैंने आपको बताया था ना कि इसके SI यूनिट कौन से हैं। जैसे मान लीजिए ये एंगल मैं मेजर करता हूँ, ये है थीटा रेडियन, ठीक है। तो इसके यूनिट क्या है? प्लेन एंगल के यूनिट है रेडियन। ये SI यूनिट है इसका, रेडियन। हमने पढ़ा था रेडियन के बारे में, अच्छी तरह आप जानते हो कि रेडियन क्या होता है, ठीक है। और इसका जो सिंबल है, सिंबल इसका यूज़ करेंगे हम RAD ऐसे, रेडियन के लिए। तो प्लेन एंगल तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हो कि प्लेन एंगल क्या चीज़ होती है, ठीक है। दूसरी जो चीज़ आपने कभी नहीं सुनी, मे बी कभी सुनी हो, तो दैट इज़ कॉल्ड सॉलिड एंगल। ये सॉलिड एंगल क्या चीज़ है? प्लेन एंगल तो आप जानते हो, ठीक है, जितना भी आप एंगल मेजर करते हो। सॉलिड एंगल है जो, वो यूनिट है उसके, मैं पहले आपको यूनिट के बारे में बता दूं, उसके यूनिट है स्टीरेडियन, और सिंबल है इसका, इसको ओम से यूज़ करते हैं, ओम, जो आपने रेजिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं वही ओम। तो अब हम देखते हैं कि ये चीज़ क्या होती है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये सॉलिड एंगल क्या होता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैं कोई बॉडी लेता हूँ, कोई मतलब मेरे पास कोण है, तो जो कोण में एंगल बनता है ना, पीछे जो आप कोण खाते हो, दैट इज़ कॉल्ड सॉलिड एंगल, ठीक है। कोण में जो एंगल बनता है दैट इज़ कॉल्ड सॉलिड एंगल। जैसे ये है मेरे पास कोण है, तो ये जो एंगल बना पीछे, सॉलिड एंगल, अंदर से दिखने पे जो लगता है, ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड सॉलिड एंगल। ये सॉलिड एंगल के बारे में मैं आपको कल और डिटेल से पढ़ाऊंगा। मैं कोन्स लेके आऊँगा 2, और मैं आपको वो कोन्स दिखाऊंगा कि कैसे वो वेरी कर जाती हैं उसके एंगल्स, और इसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं। ये तो आपने डेफिनेशन देखी है कि 1 रेडियन कैसे हम मेज़र करते हैं, कि सर्कल के ऊपर, अगर मेरे पास एक सर्कल है, तो सर्कल के ऊपर अगर मैं रेडियस के जितना, अगर ये R है तो R के जितनी अगर मैं एक आर्क काट लूँ और इसको ऐसे मिला दूँ, तो ये जो एंगल है दैट इज़ कॉल्ड 1 रेडियन, इसे हम 1 रेडियन बोलते हैं, ठीक है। ऐसी स्टीरेडियन होती है, वो किसके यूनिट है? वो सॉलिड एंगल जो कोण के अंदर एंगल बनता है, उसको हम स्टीरेडियन बोलते हैं। तो कल यहीं से स्टार्ट करेंगे हम स्टीरेडियन से, और मैं आपको दिखाऊंगा कि वो क्या होती हैं सॉलिड एंगल, ठीक है। थैंक यू।